नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आज आपको सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि वो कहानी सुनाऊंगा जो अपने रोज के लेन देन से लेकर पूरी दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य चलाती है। तो आज के कहानी के शुरू भी जानेंगे काउंटिंग आर्ट से या साइंस से। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये वो धागा है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है। मैं आपको उस यात्रा पर लेके जाऊंगा जहां आप समझेंगे हम पत्थरों पे जो लिखा करते थे वहां से बिटकॉइन तक का सफर कैसे हुआ। मैं वादा करता हूँ ये कहानी सुनने के बाद आपका दुनिया देखने का नज़रिया बदल जाएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम जब पुराने ज़माने में किसी को गाय के बदले चावल चाहिए होता था तो किसी को कलाकृति के बदले कुछ और, तो ये जो वस्तुओं को एक्सचेंज करने का जो सिस्टम था उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत होती है। अगर आपको गाय चाहिए लेकिन मेरे पास सिर्फ चावल है और मुझे चावल नहीं चाहिए, मुझे गेहूँ चाहिए, तो कैसे करें? मेरे को जो चाहिए वो आपके पास नहीं है और आपको जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है। तो इस सिचुएशन में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। तो इसको को हल करने के लिए हिसाब किताब की ज़रूरत पड़ी। है 14वीं सदी, जहाँ पे व्यापारियों ने अपना एक सिस्टम बना लिया हिसाब किताब रखने का, जो हम सिंगल एंट्री सिस्टम से जानते हैं। कि मतलब समझो कि राम से मेरे पास 100 रुपये आ गए तो मैं मेरे बुक्स में लिख दूंगा कि राम से 100 रुपये आ गए। समझो उस टाइम में सिर्फ विश्वास पे काम चलता था और वो जो बुक पे लिखा है अगर वो पन्ना फट जाए तो फिर प्रॉब्लम होता था कि कैसे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो इस चीज़ को सॉल्व करने की फिर आए एक महान इंसान लुका पासियोली। उन्होंने 1494 में डबल एंट्री सिस्टम की नींव रखी। इसने दुनिया बदल दी। उन्होंने बताया कि सभी ट्रांजैक्शन सिर्फ सिंगल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्ड मत करो, सब ट्रांजैक्शन का डुअल इम्पैक्ट होता है। ईच डेबिट हैज़ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ये जो बेसिक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है ये उन्होंने बताया 1494 के ज़माने में। उन्होंने कहा कि हर व्यवहार के दो पहलू होते हैं। अगर राम से 100 रुपये मेरे पास आए तो वो मेरी डेबिट है, लेकिन राम के लिए वो क्रेडिट है। इसने हिसाब को गलत होने से रोक दिया और इसी सिस्टम पर आज पूरी दुनिया टिकी है। इससे दुनिया के व्यापारियों को बहुत फ़ायदा हुआ, जैसे कि हिसाब रखना, किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, कितना लगेगा, कितना मेरा मुनाफा, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करने में आसानी हुई। आपको पता है मुनीम जी पहले बड़े बड़े बुक्स लेके मैनुअली लिखा करते थे। तो वो जो सिस्टम था बुक कीपिंग का, मैनुअल लेजर्स कीपिंग का, तो वो सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा एक साइंस या आर्ट्स आप समझ सकते हैं। अकाउंट्स एक साइंस भी है और एक आर्ट्स भी। साइंस कैसे? साइंस जो कॉज एंड इफेक्ट पे चलता है वैसे ही अकाउंट्स भी है। अगर आप कॉस्ट कम करोगे तो जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस कम हो जाएंगी और प्राइसेस कम हो जाएंगी फिर कस्टमर को आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो, और वाइस वर्सा। अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपके प्राइसेस बढ़ जाएंगे सेलिंग के, तो कस्टमर आपको कम मिलेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं जो एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट करती है, सप्लाई एंड डिमांड, इकोनॉमिक्स वगैरह, ये पूरा का पूरा जो है वो एक साइंस बेस्ड है, जो फॉर्मूला बेस्ड है, जो आपको प्रूव करता है कि ये साइंटिफिकल है अगर एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे आधारित है। और दूसरा, ये आर्ट्स कैसे है? क्योंकि ये जजमेंटल है। हर ट्रांजैक्शन को जजमेंट आपको करना पड़ता है और ये प्रैक्टिस से आप गेन कर सकते हो इस आर्ट्स को। और इसको अच्छे से मेंटेन करना, अच्छे से लिखना, अच्छे से प्रेजेंट करना, ये सब पूरा स्किल सेट है जो आपको डेवलप करना होता है। कुछ लोगों ने आसानी से समझने के लिए ऐसा समझा रहेगा कि डेबिट मतलब प्लस और क्रेडिट मतलब माइनस, लेकिन ऐसा नहीं। कुछ केसेस में अलग अलग अकाउंटिंग रोल्स डेबिट क्रेडिट प्ले करते हैं। ये बारी फर्स्ट वर्ल्ड वार की, जब स्टॉक्स पूरे हिल गए थे मार्केट में और बहुत बड़ा नुकसान हुआ था सभी इन्वेस्टर्स को, कंपनियां पूरी डूब गई थी। तो उस टाइम पे ये ज़्यादा दिक्कत हुआ और तभी उसका हल निकालने के लिए लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चुना, ताकि सब लोग एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम मेंटेन कर सके और इन्वेस्टर को कंपनी के बारे में, उसके मुनाफे के बारे में, उसके डेबिट्स के बारे में, उसके क्रेडिट्स के बारे में, उसके एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हो। इसके वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किए गए। और उसी के बाद जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म हुआ उसके बाद आया ग्रेट डिप्रेशन। उसके बाद भी बहुत बड़ा मार्केट फॉल हुआ, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। तो ये सब चीज़ें देखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्कैम्स हुए। बड़े बड़े स्कैम्स की वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बदलाव होते गए और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन उसमें आते गए। तो ये अकाउंटिंग के जो फॉर्मूला है बेसिक एक ही है कि हर डेबिट को एक क्रेडिट रहता है, ठीक है। और उसी के ऊपर आगे की प्रिंसिपल है कि ईच डेबिट एज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट को आगे 3 अलग अलग गोल्डन रूल्स में डिवाइड किया जाता है। व्यक्तिगत जैसे कि पर्सनल, नॉमिनल और रियल अकाउंट। पर्सनल में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीव किया है, जिस बंदी को कुछ मिला है उसको आप डेबिट करो, जिसने दिया है उसको क्रेडिट करो। रियल में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो अपने पास आया उसको आप डेबिट करो, जो आपके पास से चला गया उसे क्रेडिट करो। जैसे कि पैसा आया तो पैसे को डेबिट और माल चला गया तो माल को क्रेडिट। थर्ड आता है अपना नॉमिनल।
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मीन्स जो भी आप खर्चा करते हो कंपनी चलाने के लिए, तो उस अकाउंट को आप डेबिट कर दो, और जो भी इनकम आपको मिलता है उस अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो। एकदम सिंपल अकाउंटिंग फॉर्मूला। और इसको आपको ध्यान में रखने के लिए एक मैं सिंपल फॉर्मूला देता हूँ, डीलर फॉर्मूला। डीलर फॉर्मूला क्या है, हम अकाउंटिंग इक्वेशन से समझते हैं। टी मीन्स ड्राइंग्स। जो भी ओनर अपने कंपनी से पैसा विड्रॉ करता है उसको हम ड्राइंग्स कहेंगे। ई यानी एक्सपेंसेस, जो भी कंपनी को चलाने के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए खर्चा किया जाता है उसको कहेंगे हम एक्सपेंसेस। एसेट्स, एसेट्स यानी वो सब चीज़ें जिसकी कंपनी मालिक है और जिसका कोई वैल्यू है। लायबिलिटीज मीन्स जो कोई पैसा जो बिजनेस दूसरों को ओ करती है, एग्जाम्पल लोन्स, उसको कहेंगे हम लायबिलिटीज। यानी इक्विटी, पैसा जो खुद मालिक ने अपनी कंपनी चलाने के लिए लगाया है उसे हम कहेंगे इक्विटी। आर यानी रेवेन्यू, जो हम पैसा लगाकर सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर दिए और फाइनली हम उसे बेचकर जो पैसा आता है उसे हम रेवेन्यू कहेंगे, इनकम कहेंगे। तो आर यानी रेवेन्यू। सो ये पूरा कंप्लीट होता है डीलर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इसलिए ज़रूरी है तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज जो मेन फाइनेंशियल पोजीशन के पार्ट्स है वो समझ में आने के लिए आपको आसानी होगी। और एक साइड में पूरा का पूरा सबको डेबिट करना है, एक साइड के सभी को सभी क्रेडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल DEA, ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस और एसेट्स, इन लोगों को डेबिट करना है। और क्रेडिट किन को करना है, लायबिलिटीज, इक्विटी एंड रेवेन्यू को क्रेडिट करना है। तो ये सिंपल फॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा, DEA डेबिट, LER क्रेडिट। तो अपने कहानी पर अभी रिसेंटली हमने देखा कि हमने कार्डलेस करेंसी देखी, हमने वॉलेट्स देखे, हमने डिजिटल करेंसी देखी, हमने देखा बिटकॉइन। तो ये सब चीज़ें जो डेवलप हुआ है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करने के तरीके से हुआ है, और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बढ़ाने के लिए और एक के ऊपर का जो डिपेंडेंसी वो ख़त्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम लोग डॉलर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड थे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। तो वो जैसे डॉलर अपना अप डाउन होता था वैसे ये बिटकॉइन भी अप डाउन होता है, लेकिन बिटकॉइन ये किसी एक कंपनी का ओनरशिप नहीं है, ये सब लोग अपना अपना खुद का यूटिलाइज, ये पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया तो उसी के बेसिस पे आगे चल के उसका इस्तेमाल हर ट्रांजैक्शन के लिए, जो लाइफ के ट्रांजैक्शन होते हैं, जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन को आप लेंगे, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जिसमें वैल्यू इन्वॉल्व है उस ट्रांजैक्शन में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल समझो मुझे एक पॉपकॉर्न का बिजनेस करना है, तो मेरे पास वो बिजनेस करने के लिए 100 रुपये है। तो 100 रुपये ये हो गया मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, मीन्स वो हो गया मेरा कैपिटल, वो हो गया मेरा इक्विटी। उस 100 रुपये से फिर मैं जाके 50 रुपये का मशीन खरीद लिया और 50 रुपये का मैंने रॉ मटेरियल खरीद लिया, जैसे कॉर्न्स खरीद लिए समझो, तो वो हो गया मेरा इन्वेंट्री, और जो मशीन हो गया वो मेरा एसेट्स। तो वो मशीन और वो जो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है उससे लेके मैं एक मैन्युफैक्चरिंग करूँगा पॉपकॉर्न, ठीक है, और वो पॉपकॉर्न हो गया मेरा फाइनल प्रोडक्ट। वो पॉपकॉर्न को मैं समझो 50 रुपये में मैंने पूरा बनाने के लिए 50 रुपये यूटिलाइज किया है, तो मेरा कॉस्ट कितना आ गया, 50 रुपये का रॉ मटेरियल आ गया, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी आ गई, फिर वर्कर्स अगर मैं लगाए तो वर्कर्स आ गए, तो पूरा कॉस्ट जोड़ के जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो समझो मुझे 80 रुपये में पड़ा है, ठीक है। 50 रुपये का रॉ मटेरियल, 30 रुपये का ऊपर का खर्चा, वो मेरे 80 रुपये में पड़ा, और मैंने उसको बेच दिया 800 में, ठीक है। तो वो 80 रुपये का प्रोडक्ट जो बना है उसको बेचने तक का जो सफ़र है, उसको फाइनली कस्टमर तक पहुंचाने तक का सफ़र है, उसके बीच में भी मेरे को कुछ एक्सपेंसेस है, जैसे कि मेरा ऑफिस का एक्सपेंसेस है, मेरा रेंट है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी है, मेरा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, मेरा मार्केटिंग कॉस्ट है, मेरा कैंपेनिंग कॉस्ट है। तो ये सब चीज़ें जब निकाल के फाइनली जब टैक्स वगैरह सब हम बाजू में निकालते हैं, डिप्रिसिएशन बाजू में निकालते हैं, अमोर्टाइजेशन बाजू में निकालते हैं, तो फाइनली नेट प्रॉफिट मिलता है कंपनी को। तो समझो वो मेरा नेट प्रॉफिट 20 रुपये। तो ये सब चीज़ें जो है हम हर ट्रांजेक्शन को बिट बाय बिट डिवाइड करके एक एक ट्रांजेक्शन को जाके एंट्री करेंगे जर्नल में, और जर्नल से हम लोग उठा के पोस्टिंग करते हैं लेजर में। ये मैनुअल सिस्टम में होता था जब बुक्स थे तभी। अभी क्या हुआ है, अभी अकाउंटिंग सिस्टम आ गए हैं, अभी अलग अलग ERPs आ गए हैं, और हर एक ERP इसी बेसिक फॉर्मूला पे डिपेंड है। आपको ट्रांजैक्शन एंट्री करना पड़ता है, वो ट्रांजैक्शन में आपको लेजर सिलेक्ट करने पड़ते हैं, लेजर्स में किसी को डेबिट करना पड़ता है, किसी को क्रेडिट करना पड़ता है, और वो जब आप सेव करते हो वो जाके डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके जो फाइनेंशियल पोजिशंस है। फॉर एग्जाम्पल कैश फ्लो में इम्पैक्ट करेगा, वो जाके इम्पैक्ट करेगा आपके ट्रायल बैलेंस में, वो जाके इम्पैक्ट करेगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, वो जाके इम्पैक्ट करेगा आपके बैलेंस शीट में। तो ये सब जगह पे जाके जो इम्पैक्ट्स करते हैं वो बेसिक है ट्रांजैक्शन। लेकिन ट्रांजैक्शन का जजमेंट होना जरूरी है कि कौन सा एसेट है, कौन सा लायबिलिटी है, कौन सा एक्सपेंस है और कौन सा इनकम है, ये चीज़ें आपको क्लियरिफाई होना जरूरी है। तो हर चीज़ पे हम डिटेल में 1-to-1 अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आगे आने वाले वीडियोज़ में एग्जाम्पल्स देखेंगे, और हम लोग टैली में उसका एंट्री कैसे करते हैं, कंपनी कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, वो भी जानेंगे। साथ ही साथ हम एक्सेल में अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स कैसे
कैसे बनते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैसे जनरेट किए जाते हैं, फोरकास्टिंग की रिपोर्ट्स, बजट्स की रिपोर्ट कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ें भी इन डेप्थ में जानना शुरू करेंगे। और एडवांस एक्सेल कैसे हम कर सकते हैं, अपना एडवांसमेंट कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे जाके आपको दिक्कत होगी और किसी भी दिक्कत को कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की कहानी। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक भरोसे की कहानी है। पत्थरों पे हिसाब रखने से लेकर बिटकॉइन तक का सफ़र। अच्छा दिखूँ या ना दिखूँ, लेकिन मेरे को इतना पता है कि मेरे पास वो जानकारी है जो आपकी सोच बदल सकती है। मैंने हिम्मत की है कहानी आप तक पहुंचाने की। अगर आपको इस कहानी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलना। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में ज़रूर शेयर कर। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये हमारी एक नई शुरुआत है। धन्यवाद। धन्यवाद एंड जय हिंद।